नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अपने चैप्टर में करेंगे द क्लेम टू पैरामाउंटेसी। पैरामाउंटेसी का मतलब होता है अपने आप को हमेशा महान समझना दूसरों के कंपैरिजन में। कहने का मतलब ये हो गया, जैसे इमेजिन कर लो, बस कुछ लोग होते हैं ना जो कि अपने आप को हमेशा बड़ा समझते हैं, बाकी कैसा है उससे उसका मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे अपने आप को बड़ा कौन समझ रहा है? अंग्रेज समझ रहा है इंडिया में। बेसिकली जिस चैप्टर मतलब जिस तरीके से हम लोग चैप्टर को पढ़ते आ रहे हैं उस हिसाब से तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अंग्रेज अपने आप को क्या मान रहा था? हमेशा बड़ा मान रहा था। तुम खुद जरा इमेजिन करो ना, जिससे भी ये लड़ाई लड़ रहा है सबको हरा दे रहा है, सबको हरा दे रहा है। सिराजुद्दौला खान को जान से मार दिया, टीपू सुल्तान को जान से मार दिया, मीर कासिम जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो डर के मारे भाग गया, है ना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मराठा का युद्ध हुआ। मराठा का युद्ध जब हुआ 3 बार युद्ध हुआ और तीनों बार हरा दिया गया, है ना। तो इसका मनोबल धीरे धीरे अब अंग्रेज का बढ़ता जा रहा था और ये अपने आप को सुप्रीम मान रहा था। सुप्रीम मतलब जो है हम ही है, हमारे ऊपर कोई नहीं है, ऐसा ये मान रहा था। चलिए इसी के हम लोग अंदर थोड़ा सा बात करेंगे। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये लॉर्ड हेस्टिंग कौन थे? गवर्नर जनरल थे इंडिया के, याद रखिएगा। और गवर्नर जनरल हमारा बेसिकली क्या था? अंग्रेजों के अंदर एक बहुत बड़ा पोस्ट हुआ करता था। हमने आपको कहा था कि अंग्रेज क्या था? बेसिकली गवर्नमेंट था, उसके अंदर क्या थे? बड़े बड़े ऑफिसर थे। उसी में एक ऑफिसर का नाम क्या था? लॉर्ड हेस्टिंग। और ये बेसिकली था कौन? गवर्नर जनरल था। बेसिकली बहुत बड़ा पोस्ट होता था उस समय पे अंग्रेजों के अंदर में। और ये इन्होंने गवर्नर जनरल का जो पोस्ट है वो 1813 से लेकर 1823 तक संभाला। लगभग कितना साल बताओ? 10 साल, है ना। लगभग इन्होंने गवर्नर जनरल का पोस्ट 10 साल संभाला। अ न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी वॉज इनिशिएटेड, यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग ने ही एक नया पॉलिसी निकाला था। वो पॉलिसी क्या था? हमारा पैरामाउंटेसी का था। और पैरामाउंटेसी का मतलब होता है क्या? देखो, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी द कंपनीज अथॉरिटी वॉज पैरामाउंट और सुप्रीम एंड इट्स पावर वॉज ग्रेटर दैन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स। देखो कितना बड़ा बात यहाँ पे कहा है। यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग ने बोला कि एक हम पॉलिसी निकालेंगे, उस पॉलिसी का नाम होगा पैरामाउंटेसी, है ना। और पैरामाउंटेसी के तहत अंग्रेज ये बोलता था कि हमारा जो रूल होगा, जो हमारा बात होगा वो सबसे ऊपर होगा, उसके बाद सबका बात। यानी कि अपने आप को वो हमेशा ऊपर रखते थे और हम इंडियंस को हमेशा नीचे रखते थे, है ना। ये उसका कहने का ये तरीका था। आगे, ऑल्सो कंपनी कोड एनेक्स एनी स्टेट टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट। देखो पैरामाउंटेसी के तहत ये भी कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिस भी जगह पे हमला करना चाहे, अपने कब्जे में करना चाहे, उसको कर सकती है। इसमें कोई रोक टोक नहीं होगा। सोचो, जब इसको कोई रोकने वाला है ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है अपना मनमर्जी करने वाला है कि नहीं। जिसके ऊपर चाहेगा उसके ऊपर हमला करवा देगा, उसको अपने कब्जे में कर लेगा। जैसे आपने देखा ना मराठा के साथ, पिछले क्लास में आपने देखा, वही बात यहाँ पे भी था। एग्जाम्पल देखिए आप, इन्होंने अंग्रेजों ने किसके साथ गलत फ़ायदा उठाया। फॉर एग्जाम्पल रानी चन्नम्मा। ये रानी चन्नम्मा कहाँ की थी? क्वीन ऑफ कित्तूर इन कर्नाटका। यानी कि कर्नाटका में एक जगह पड़ता है हमारा कित्तूर, ठीक है ना। वहीं की ये रानी थी, रानी चन्नम्मा नाम था उनका, रानी चन्नम्मा। वॉज इन्फॉर्म दैट कित्तूर हैड टू एक्सेप्ट द ब्रिटिश रिजिम। कहने का मतलब, अब जैसे हमने पिछले क्लास में आपको बताया कि अंग्रेजों ने लड़ाई लड़ा किसके साथ? मराठा के साथ। मराठा का लड़ाई लड़ने के साथ उसके बाद इन्होंने निकाल दिया कौन सा पॉलिसी? पैरामाउंटेसी वाला। इसके तहत इन्होंने साफ साफ कह दिया कि अंग्रेज जिस भी जगह पे चाहे उस जगह पे हमला कर सकती है, सिंपल। और उसका जो बात होगा, उसका जो पावर होगा वो सबसे ऊपर होगा और बाकी सबका नीचे होगा। अब इसका मन जा रहा है कि क्यों ना हमको कर्नाटका की तरफ चला जाए और उसको अपने कब्जे में किया जाए। इनका सबसे पहले नज़र गया कहाँ पे? कर्नाटका में। कहाँ पे? कित्तूर पे गया। और कित्तूर की वहाँ पे महारानी उस समय पे कौन थी? चन्नम्मा, महिला का नाम है। बेसिकली महिला नहीं है, रानी थी वहाँ की, कित्तूर की रानी चन्नम्मा नाम था इनका। तो रानी चन्नम्मा को कहा गया अंग्रेजों के द्वारा कि ये जो कित्तूर है ये हमको अपने हिस्से में दे दो। यानी कि तुम जो रानी हो यहाँ का, अपने पद से तुम इस्तीफा दो, यानी कि तुम जो रानी हो हट जाओ, ये जगह हमको अपने कब्जे में दे दो, यानी कि इसके ऊपर हम रूल करेंगे। बेसिकली अंग्रेज ऐसा कहता था। लेकिन क्या लगता है रानी चन्नम्मा इतने आसानी से मान गई होगी? नहीं भाई, हम इंडियन है, अपना ज़मीन है, हम क्यों देंगे तुमको, है कि नहीं। तो रानी चन्नम्मा ने सिंपल कह दिया कि नहीं। बट सी अपोज्ड स्ट्रांगली, इन्होंने कहा कि नहीं भाई, कित्तूर का रानी हम हैं, कित्तूर हमारे कब्जे में है, कित्तूर के ऊपर हम रूल कर रहे हैं, कित्तूर के लोग हमको पसंद करते हैं, कित्तूर को हम कैसे छोड़ दें और हम तुमको ये अपना कित्तूर कैसे तुमको दे दें हम, है ना। तो रानी चन्नम्मा ने साफ साफ मना कर दिया, बोला नहीं ये हमारा जगह है, हमारा कंट्रोल होगा इस पर। आगे, द ब्रिटिश अटैक्ड कित्तूर, हंड्रेड्स ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स वेर किल्ड। अब जब अंग्रेजों को सीधे सीधे तौर पे कित्तूर नहीं दिया गया रानी चन्नम्मा के द्वारा,
तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया, कित्तूर के ऊपर हमला करवा दिया। और ऑब्वियस सी बात है भाई, हमला करवाया होगा तो दोनों तरफ का आदमी मरा होगा, अंग्रेज के भी लोग मरे होंगे और हमारे लोग भी मरे होंगे। लेकिन एक बात ना आप यहाँ पे समझो, अंग्रेज के लोग मरे तो क्या अंग्रेज के अपने लोग मरे? नहीं, हमारा ही लोग मरा, क्योंकि हम लोग अंग्रेजों के तौर पे क्या काम करते थे, सैनिक वाला काम करते थे कि नहीं। यानी कि अंग्रेजों के आर्मी में कौन था, बेसिकली 90% तो हम ही लोग थे। तो जो आदमी रानी चन्नामा के साथ युद्ध लड़ते हुए मरा अंग्रेजों की तरफ से, वो भी हमारा ही आदमी था, और जो रानी चन्नामा की तरफ से मरा वो भी हमारा ही आदमी था। कहने का मतलब अपने फायदे के लिए अंग्रेज हम लोगों को आपस में लड़वाता था। और समझ आ रही है। और ऑब्वियस सी बात है ना भाई, यदि हम आर्मी के तौर पे काम कर रहे हैं अंग्रेजों के लिए, तो अंग्रेज हमको पैसा दे रहा है, वो जो बोलेगा हमको करना पड़ेगा। वो बोलेगा कि अपने गांव वाले के साथ युद्ध लड़ जाओ, तो लड़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि पैसा मिल रहा है हमको, मेरा ड्यूटी है। समझ रहे बात को। तो ये जो रानी चन्नामा के साथ युद्ध हुआ अंग्रेजों का, इसमें दोनों तरफ से लोग मारे गए, अंग्रेजों की तरफ से भी और हमारे तरफ से भी मारे गए। लेकिन अल्टीमेटली ज़्यादातर लोग किसका मारा, हम ही लोग का मारा, क्योंकि अंग्रेज की तरफ से जो लड़ रहे थे वो भी इंडियन ही थे, और जो इधर से लड़ रहे थे वो तो इंडियन थे ही हमारे, है ना। तो यहाँ पे बहुत बुरा हार किसका हो गया, रानी चन्नामा का हो गया, ठीक ना। हाउएवर रानी चन्नामा कुड नॉट विन दी वॉर, लेकिन रानी चन्नामा हार गई, ये युद्ध को नहीं जीत पाई। क्यों कैसे जीत पाती है भाई, अंग्रेज बहुत पावरफुल था, उसके पास गोली बंदूक ये सब चीज़ था, सब कुछ, मतलब उसके पास मॉडर्न हथियार था। हम लोग के पास ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग के पास था तीर तलवार भाला यही सब था, हम लोग कितना लड़ पाते उससे। सी वॉज अरेस्टेड इन 1824 एंड डाइड इन प्रिजन इन 1829। सोचो, यानी कि इसको अरेस्ट कर लिया गया, याद रखना, इसको जान से नहीं मारा गया। रानी चन्नामा एक महिला थी, इनको जान से नहीं मारा गया, इनका रेस्पेक्ट किया गया, बस इनको जेल में डाल दिया गया 1824 में, और जेल में ही इनका मृत्यु हो गया, जेल में हो गया, वो भी कब 1829 में, यानी कि 5 साल के बाद इनका जेल में ही मृत्यु हो गया रानी चन्नामा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हाँ, रयाना वाज अ पुअर चौकीदारी ऑफ संगोली इन कित्तूर वांटेड टू टेक रिवेंज ऑफ हिज क्वीन। अब देखो, कित्तूर में ना, कित्तूर के जनता किसको चाहते थे, यानी कि कित्तूर के जो लोग थे वो क्या चाहते थे कि जो मेरा महारानी रानी चन्नामा है वही यहाँ का रानी रहे, अंग्रेज इसके ऊपर कब्जा ना करे। लेकिन यहाँ पे तो महारानी जी को अरेस्ट कर दिया गया और उनका मृत्यु भी हो गया। तो यहाँ पे एक आदमी था जिनको बहुत गुस्सा आया अंग्रेजों के ऊपर, इनको लगा ना कि इन्होंने मेरे महारानी को क्या कर दिया, जान से मार दिया जेल में ही, है ना। इनको मतलब देखो, हालांकि रानी चन्नामा का नेचुरल डेथ हुआ था जेल में, ऐसे वो उनका समय पूरा होगा वो मर गई होंगी, या फिर कोई समस्या हुआ होगा वो मर गई। लेकिन यहाँ पे एक आदमी है जो कि रानी चन्नामा का बदला लेना चाहते हैं, और ये आदमी कौन है, एक नॉर्मल आदमी है। कहाँ का रहने वाला है, कित्तूर का रहने वाला, जहाँ की वो रानी थी, है ना। जैसे होता है ना कि आपके परिवार में यदि किसी फेवरेट आदमी को जान से कोई मार दे तो आपके मन में भी बदला का भाव आता है ना। वही बात यहाँ पे भी था कि जब इनके महारानी को जेल में बंद करके मार दिया गया, मार नहीं दिया गया था बेसिकली, इनका अपने आप डेथ हो गया था। लेकिन इन्होंने क्या सोचा कि अच्छा तुमने हमारे महारानी को जेल में बंद करके मार दिया, अब हम बदला लेंगे तुम्हारा, ठीक ना। तो ये जो बदला लेने जा रहा है इसका नाम क्या था, रयाना, एक आदमी था बेसिकली रयाना। और ये बहुत ही एक गरीब चौकीदार था, मतलब कि चौकीदार था बेसिकली, लेकिन बहुत ही गरीब था। इन्होंने ठान लिया कि हमको अपना महारानी का बदला लेना है, सिंपल। तो इन्होंने क्या किया, ही डिस्ट्रॉयड मैनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड्स। चूँकि ये खुद एक चौकीदार था, मतलब इसके पास थोड़ा बहुत लड़ने उड़ने का बुद्धि था इसके पास। चौकीदार मतलब पूरा बुद्धि था इसके पास कि कैसे क्या करना होता है, कैसे किसको तहस नहस क्या करना होता है, सब इसके पास नॉलेज था। तो इन्होंने बहुत जगह पर ब्रिटिश के कैंप को उड़ा दिया, यानी कि ब्रिटिश के कैंप मतलब जहाँ पे ब्रिटिश अपने छोटे मोटे कैंप लगा के रहते थे उनको इन्होंने उड़ा दिया। और कई सारे तो ब्रिटिश के रिकॉर्ड इन्होंने जला दिए, रिकॉर्ड मतलब पेपर डॉक्यूमेंट बेसिकली इन्होंने जला दिए। ये अकेला कर पा रहा है क्यों, क्योंकि इसके पास नॉलेज था। अरे भाई बुड़बक थोड़ी था, ये चौकीदार आदमी था। चौकीदार मतलब कौन, पुलिस, और पुलिस के पास ऑलरेडी दिमाग होता है ना। आगे, लेकिन ही वॉज कैप्चर्ड एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1830। लेकिन बाद में इसको अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिया गया और इसको फांसी पर लटका दिया गया। हैंग का मतलब फांसी पे लटका दिया गया। सोचो, तो क्या लगता है आपको कि इस अंग्रेज इसको ऐसे छोड़ देता? अरे भाई, आपने अंग्रेजों का इतना नुकसान पहुंचाया, इतने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट को आपने जला दिया, इसको जेल नहीं डाला गया, इसको जिंदा मतलब फांसी पर लटका दिया गया 1830 में, ठीक है। इन द लेट 1830 द ईस्ट इंडिया कंपनी वरीड अबाउट रसिया। दे इमेजिन दैट रसिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड इंटर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मामला चल जाता है हमारा इंडिया को लेकर रसिया के साथ। हमारे इंडिया में अभी फिलहाल रूल किसका है बताओ, अंग्रेजों का था, है ना। अब अंग्रेजों को डर ये सता रहा था कि रसिया के लोग भी कहाँ आ सकते हैं, इंडिया आ सकते हैं ट्रेड करने के लिए, क्योंकि उस समय पे इंडिया क्या हो चुका था, बहुत ही फेमस हो चुका था अपने
कॉटन के लिए, सिल्क के लिए, मसाला के लिए बहुत फेमस हो गया था। तो रसिया भी आ सकता है, और क्या पता जिस तरीके से अंग्रेज का मन बदल गया कि ट्रेड करने के लिए आए थे, रूल करने लग गए। तो अंग्रेजों को डर था कि क्या पता रसिया भी ट्रेड करने के लिए आए और यहाँ पे वो लोग भी रूल करना चालू कर दे। तो क्या कभी अंग्रेज चाहेगा कि कंपटीशन बढ़े इंडिया में? नहीं, वो क्या चाहेगा, वो हमेशा तो यही चाहेगा कि हम ही केवल रूल करें। तो इनको डर था किससे? रसिया वाले से डर था। खैर आगे क्या होता है देखो। द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब सिंपल सा आपको पता क्या है। पहले तो आप नॉर्थ चले जाओ, यानी कि जम्मू कश्मीर की तरफ जाओ आप, और आप उधर जाके वेस्ट चले जाओ। बेसिकली पंजाब हो गया आपका, राजस्थान हो गया, उसके बाद ऊपर में आप देखेंगे तो जम्मू हो गया, है ना। ये सब जगह से रसिया के लोग इंटर क्या कर सकते, मतलब अंदर आ सकते हैं। ऐसे आप सिंपली समझो कि ब्रिटिश को ये डर था कि रसिया के लोग ट्रेड करने के लिए इंडिया में आ सकते हैं। कहाँ से? नॉर्थ वेस्ट से। किधर से? बेसिकली पंजाब से, राजस्थान से, जम्मू से, उधर से वो इंडिया आ सकते हैं अंदर। तो अंग्रेजों ने सोचा ना, क्यों ना हम उसी जगह पे पहले कब्जा कर लें, और यदि हम वहीं पे कब्जा कर लेंगे तो क्या रसिया वाला अंदर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो आप जरा सोचो, अंग्रेज का कदम किधर बढ़ने वाला है हमला करने के लिए? पंजाब, राजस्थान, जम्मू, और इसमें से भी सबसे स्पेशल कौन? पंजाब। क्योंकि पंजाब बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, ठीक है ना। तो अब बताओ, अंग्रेज हमारा लड़ाई लड़ने के लिए कहाँ जाने वाले हैं? पंजाब जाने वाले हैं। चलिए देखते हैं जरा ध्यान से। दे फाउट वॉर विद अफगानिस्तान बिटवीन 1838 एंड 1842 एंड इस्टेब्लिश कंपनी रूल देयर। देखो, जिस अफगानिस्तान को हम लोग आज जानते हैं, वो पहले अफगानिस्तान नहीं हुआ करता था। वो सब पहले एक ही मिला जुला था, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब एक ही था। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो पाकिस्तान हमारा पंजाब के बाद है, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान है। तो कहाँ से आता रसिया वाला? अफगानिस्तान से पाकिस्तान आता, पाकिस्तान से फिर पंजाब होते हुए इंडिया एंटर करता। तो अंग्रेजों ने सोचा कि पहले क्यों ना वहीं पे जाके हमला करके अपने जगह को कंट्रोल में कर लिया जाए। कहाँ पे? अफगानिस्तान। ऑब्वियस ये बात है, यदि अफगानिस्तान को ही अपने कब्जे में कर लेंगे तो रसिया वाला कैसे आएगा अंदर, है ना। तो इन्होंने कहाँ पे कब्जा किया? पहले अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान पे इन्होंने हमला किया, वहाँ के जो राजा थे उस समय पे उनको मार दिया गया, और अफगानिस्तान पे अंग्रेजों का कंट्रोल पूरी तरीके से हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दे फाउट वॉर विथ अफगानिस्तान बिटवीन, अच्छा ये तो हो गया। दे द कंपनी एनेक्स सिंध इन 1843। आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ सिंध द कंपनी वांटेड टू एनेक्स पंजाब। देखो, सिंध पंजाब के आगे ना एक जगह हमारा पड़ता है सिंध, हाँ, उस जगह पे भी आप अंग्रेजों ने कब्जा किया। बोला कि देखो भाई, पहले तो हमने कब्जा किया कहाँ पे? अफगानिस्तान पे। अब कंट्रोल करो किस पे? सिंध पे। सिंध के बाद थोड़ा सा और नज़दीक आ जाओ, पंजाब। यानी कि उधर में जितने भी रास्ते थे उन सभी पे अंग्रेजों ने कब्जा करना चालू कर दिया, क्योंकि उसको डर था कहीं से भी रसिया का लोग इंडिया में इंटर कर सकता है और हमारा कंपटीशन बढ़ सकता है। इसीलिए सारे नॉर्थ वेस्ट को क्या कर लो? अपने कब्जे में कर लो। तो इन्होंने अफगानिस्तान को अपने कब्जे में किया, पाकिस्तान को किया, सिंध को किया, और सबसे बड़ी बात पंजाब को भी अपने कब्जे में कर लिया इन्होंने, ताकि रसिया वाला आएगा भी तो उसको वहीं पे रोक लिया जाए, है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, सिंध में कब्जा होने के बाद फिर वो उन्होंने कब्जा कहाँ पे किया? अपना पंजाब में किया। आगे बट पंजाब में थोड़ा सा मामला हमारा उलटफेर था। क्यों पंजाब में उलटफेर था? क्योंकि पंजाब का जो राजा था बड़ा पावरफुल था, है ना। कौन थे? देखो, बट महाराजा रंजीत सिंह हैड बैक द कंपनी। महाराजा रंजीत सिंह उस समय पे पंजाब के राजा हुआ करते थे। इन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ के भगा दिया पंजाब से, क्योंकि बहुत पावरफुल था, है ना, मतलब बहुत पावरफुल थे महाराजा रंजीत सिंह। लेकिन देखो याद रखना, महाराजा रंजीत सिंह के डर से अंग्रेज वहाँ से भाग गए थे, क्योंकि बहुत पावरफुल थे, अंग्रेज इसके सामने टिक नहीं पा रहे थे, ठीक ना। लेकिन बट आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह 1839 टू वॉर्स वेयर फाउट विद सिख किंगडम। लेकिन जब महाराजा रंजीत सिंह जो मेन राजा था, उन्हीं का जब मृत्यु हो गया तो फिर कौन बचा? छोटे मोटे राजा बचे होंगे, है ना। क्या उनसे लड़ना अंग्रेजों के लिए आसान बात नहीं था? बिल्कुल आसान बात था भाई। जो मालिक था वही मर गया, तो छोटा मोटे लोगों से लड़ने में कौन सी बड़ी बात है। तो उन सभी से अंग्रेजों ने लड़ा और पूरी तरीके से पंजाब को अपने कब्जे में कर लिया। फाइनली द कंपनी एनेक्स पंजाब इन 1849, यानी कि 1849 में फाइनली पंजाब जो है वो अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका था, ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें। तो इस तरीके से आप एक एक करके देखते जा रहे हैं कि पहले अंग्रेजों का कब्जा कहाँ था बताओ? बंगाल में। फिर वो कहाँ पे गया बंगाल के बाद? याद करो, मैसूर गया। चलो मैसूर यदि आपको नहीं पता कहाँ पे तो छोड़ो उसको, आप सिंपली ये समझो कि पहले बंगाल में था। बंगाल के बाद वो कहाँ गया? मराठा के साथ युद्ध लड़ने के लिए गया। मराठा कहाँ पे?
वेस्ट में, यानी कि बंगाल किधर, ईस्ट में, महाराष्ट्र किधर, वेस्ट में, कर्नाटका किधर जहाँ पे रानी चन्नामाती, साउथ में, कर्नाटका हमारा साउथ में पड़ता है। और अब वो चला गया कहाँ, नॉर्थ, कहाँ पे, पंजाब में, यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लगभग चारों दिशा में अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। चारों दिशा में कंट्रोल नहीं हुआ था पूरा तरीके से, लेकिन चारों जगह पे अपना कंपनी तो इस्टेब्लिश कर दिया था ना। कंपनी मतलब क्या, फैक्ट्री नहीं, मतलब अपना अपना शासन तो लगा दिया था। देखो, ईस्ट में बंगाल में, वेस्ट में महाराष्ट्र, साउथ में कर्नाटका और नॉर्थ में पंजाब, इन चारों जगह पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमा लिया था। अब अंग्रेजों को कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से आ गया था कि कहीं ना कहीं हम अब पूरे इंडिया पे कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि जब चारों दिशा में कब्जा हो सकता है तो पूरे जगह पे भी हो सकता है ना। आगे अगला हमारा टॉपिक है इसी में, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब चलो इसमें ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं कि अंग्रेजों ने और अलग अलग हिस्से को अपने कब्जे में लेने के लिए क्या हथकंडा इन्होंने अपनाया। एक हमारा बड़ा अच्छा सा इसमें टॉपिक, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में बेसिकली हम आपको बताने वाले हैं, शायद इसी में होगा, अच्छा शायद इसमें नहीं है, चलो छोड़ो, आगे मिल जाएगा हम लोगों को। देखिए इसमें क्या है, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी कौन थे, बेसिकली अंग्रेज का एक बहुत बड़ा ऑफिसर था, ठीक है ना। इन्होंने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि इन्होंने एक कानून बनाया, उस कानून का नाम था बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक ना। अब इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, पहले तो यह जानो कि डलहौजी फिर था कौन। डलहौजी वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 से लेकर 1856, यानी कि ये भी अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। और ये ऑफिसर में भी कौन, गवर्नर जनरल था बेसिकली। और ये गवर्नर जनरल कब से कब तक रहा, 1848 से लेकर 1856 तक रहा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हायर हिज किंगडम, द स्टेट वुड लैप्स दैट एज बिकम अ पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी। समझो पूरा यहाँ पे क्या था, if an Indian ruler died without a male heir his kingdom, the state would lapse that is become a part of company territory. Many kingdoms were annexed by applying this doctrine. अब इसमें होता क्या था ऐसे समझो आप। इसका ना एग्जाम्पल देंगे हम आपको रानी लक्ष्मीबाई का, ठीक है ना। रानी लक्ष्मीबाई का एग्जाम्पल देंगे, बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल यहाँ पे है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये कहा गया था, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक कानून था बेसिकली अंग्रेजों का, निकाला कौन, डलहौजी ने निकाला। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में अंग्रेज हम लोगों से कहता था कि जिस भी राजा या फिर जिस भी रानी के पास अपना खुद का संतान नहीं होगा, वो भी संतान में कौन होना चाहिए, एक बच्चा होना चाहिए, फीमेल नहीं मेल होना चाहिए। यदि किसी के पास ऐसा बच्चा नहीं है तो उसका पूरा राजगद्दी हमारे कब्जे में आ जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देते हैं आपको, हम एग्जाम्पल देते हैं रानी लक्ष्मीबाई का। रानी लक्ष्मीबाई के पास अपना कोई संतान नहीं था, ना ही उनके पास बेटी था, ना ही उनके पास कोई बेटा था। लेकिन कानून क्या कहता था, कानून तो ये कहता था कि यदि आपके पास एक भी बेटा नहीं है, बेटी तो खैर बात ही नहीं था, बेटी का तो यहाँ पे बात ही नहीं हुआ है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये कहा गया अंग्रेजों के द्वारा कि यदि आपके पास, आप राजा है या फिर आप रानी है कहीं किसी जगह के, लेकिन यदि आपके पास एक भी बेटा नहीं है तो आपका सारा प्रॉपर्टी, धन संपत्ति, जो पूरा आपका कब्जा वाला एरिया वो हमारा हो जाएगा। अंग्रेजों ने ऐसा कहा। और रानी लक्ष्मीबाई को लग गया डर, उनको लगा यार मेरे पास तो सही में बच्चा एक भी नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, चोरी चुपे एक बच्चे को गोद ले लिया था, हाँ, ताकि अभी बच्चा को गोद जो लिया वो क्या था, मेल था, क्योंकि मेल ही होना चाहिए था। अंग्रेजों ने क्या कहा था, मेल होना चाहिए। तो इन्होंने एक बच्चे को गोद ले लिया। और ये बात धीरे धीरे पता चलेगा किसको, अंग्रेज को। अंग्रेज को जब पता चला तो अंग्रेज को लगा कि यार इसका बच्चा तो ठीक है, इसके पास मेल बच्चा ही ठीक है, लेकिन ये इसका बच्चा अपना थोड़ी है। अंग्रेजों ने क्या कहा था कि आपका खुद का बच्चा होना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई अपना शासन बचाने के लिए क्या कर ली, एक बच्चे को गोद ले ली कि हाँ भैया मेरे पास तो बच्चा है, तो मेरा जो सिंहासन है अपने कब्जे में नहीं ले सकते। लेकिन अंग्रेजों को पता नहीं खबर कैसे लग गया, उन्होंने बोला कि बच्चा तुम्हारा तो नहीं है, तुमने तो इस बच्चे को गोद में लिया है, तो इस तरीके से तुम्हारा धन संपत्ति सारा किसका हो जाना चाहिए, अंग्रेज का हो जाना चाहिए। और रानी लक्ष्मीबाई को कहा भी गया था अंग्रेजों के द्वारा कि अपना ये राजगद्दी छोड़ दो, सारा जो है वो हमको दे दो। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई क्या इतनी आसानी से देने वाली थी, नहीं देने वाली थी। वो बोली बच्चे को हम, बच्चा मेरा हो या फिर हमने बच्चे को गोद लिया हो, है तो हमारा ही ना। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा बच्चा होता ना तो हम छोड़ सकते थे, लेकिन तुम्हारा ये बच्चा अपना तो है नहीं, तुमने इस बच्चे को गोद लिया है, दूसरे का किसी का बच्चा है तुमने गोद ले लिया। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने बोला कि अपना सिंहासन तुम छोड़ दो, रानी लक्ष्मीबाई को कहा। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई मानने वाली नहीं थी,
इस वजह से रानी लक्ष्मीबाई के बीच में और अंग्रेजों के बीच में एक युद्ध होता है, और उस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई हार जाती है, और पूरा का पूरा जो झांसी है, जो झांसी जगह है बेसिकली, वो झांसी किसके कंट्रोल में आ गया? अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ, फॉर एग्जाम्पल सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, देखो झांसी आ गया ना एग्जाम्पल हमारा, झांसी एंड अवध, ये सारे के सारे जगह जो है अंग्रेजों ने इसी तरीके से अपने कब्जे में लिया था। किस तरीके से? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तरफ से, यानी कि सतारा में, संबलपुर में, उदयपुर में, नागपुर में, झांसी में और अवध में यहाँ के जो भी राजा या फिर रानी रही होंगी उनका अपना खुद का संतान नहीं रहा होगा, और अंग्रेजों ने इन सारे जगहों को अपने कब्जे में लिया इसी तरीके से कि भैया तुम्हारा संतान नहीं है तो तुम्हारा जगह मेरा हो जाएगा। और इन सभी में जो सबसे पॉपुलर हुआ वो कौन सा हुआ बताओ? झांसी वाला, क्योंकि झांसी का युद्ध बड़ा इंपॉर्टेंट था। आपने पढ़ा भी होगा, झांसी की रानी बहुत ही मर्दानी तरीके से लड़ी, इस प्रकार कहानी शायद एक कविता है, ये आपने पढ़ा होगा। और ये इतना फेमस इसलिए भी हुआ क्योंकि मतलब रानी लक्ष्मीबाई, उनका पूरा नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई, है ना, लेकिन वो झांसी की महारानी थी, तो हम लोग क्या बोलते हैं? झांसी की रानी बोलते हैं, है ना। उन्होंने अपने बच्चे को पीछे बांधा, अपने पीठ में बांधा, और अब बच्चा पीठ में बांधा हुआ है और वो घोड़े पे चढ़ के युद्ध लड़ रही है, इतना भयंकर था। इसीलिए झांसी की रानी का कहानी इतना ज़्यादा वायरल हो गया है, पॉपुलर हो गया है। इसीलिए कभी कभी हम लोग भी बोल देते हैं अपने घर में ना कि जो हम लोग की बहन होती है, फिर जो फीमेल होती है, जो बहुत ही बहादुर होती है, क्या बोलते हैं? ये झांसी की रानी है ना, रानी लक्ष्मीबाई है। क्यों एग्जाम्पल देते हैं? क्योंकि वो महिला आम महिला नहीं थी, बहुत इंपॉर्टेंट महिला थी वो, है ना। जब आप सोचो, अंग्रेजों से आप लड़ रहे हैं, घोड़े पे चढ़ के तलवार चला रहे हैं, और आपका बच्चा आपके पीठ के पीछे बंधा हुआ है एक कपड़े से, बहुत वाकई में बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हमारा झांसी की रानी का हम लोग एग्जाम्पल दे देते हैं। तो क्या आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी समझ में आ गया? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में बेसिकली क्या समझा आपने? अंग्रेजों के द्वारा निकाला गया एक ऐसा पॉलिसी था जिसमें यदि आपका खुद का संतान नहीं है, खुद का यदि बच्चा नहीं है, लेकिन बच्चा भी क्या होना चाहिए? केवल मेल होना चाहिए, लेकिन ये लड़का होना चाहिए। यदि खुद का नहीं है तो सारा किंगडम आपका किसका हो जाएगा? अंग्रेज का हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। और इसका एग्जाम्पल आपका सबसे अच्छा कौन सा हो गया? झांसी की रानी वाला। हालांकि एग्जाम्पल और भी है, लेकिन सबसे बेस्ट झांसी की रानी वाला, ठीक है ना। ये हो गया खत्म। और अगला टॉपिक हमारा होगा जो कि अगले क्लास में करेंगे हम लोग, सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। ये हमारा अगले क्लास का टॉपिक होगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।